गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं हमने इसके पहले वाली वीडियोस में प्लानिंग, एलिवेशन, सेक्शन, उसका साइड व्यू, कटिंग व्यू, फ्रंट एलिवेशन किसे बोलते हैं, हमने उसके बारे में डिस्कशन किया था। अब हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से हमने देखा, तो अब हम एक कंप्लीट बिल्डिंग के सेटअप पे कि एक कंप्लीट बिल्डिंग के प्लान में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अब इस कंप्लीट प्लानिंग में मैंने आपको बताया कि कंप्लीट बिल्डिंग के प्लानिंग या प्रोजेक्ट सेट में या फिर बिल्डिंग के प्लान में तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है प्लान, दूसरा होता है एलिवेशन, तीसरा होता है सेक्शन और इसके बाद उसकी ड्राइंग की स्पेसिफिकेशन। ये चार चीज़ें आपको बना के देनी। तो स्पेसिफिकेशन मैंने पहली बार आपको बताया। अब एक कंप्लीट बिल्डिंग के सेटअप में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आज हम एक बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे जिसमें प्लान, एलिवेशन, सेक्शन तीनों चीज़ें एक साथ हों। ठीक है। अब सबसे पहले बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस हिसाब से हम मकान बनाते हैं, तो हमने अभी ये पढ़ा है कि 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, सिंगलेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, ये बहुत सारी फ्लोरिंग होती है। तो अभी हम बिल्कुल बेसिक प्लानिंग कर रहे हैं, जहाँ पे हम ये जानते हैं कि भाई मकान को जब हम प्लान करना, सबसे आसान और सबसे अच्छा प्लान होता है वो है डिटैच्ड हाउस, जो सबसे आसानी से समझ में आया जा सकता है। अब डिटैच्ड हाउस किसे बोलते हैं? तो डिटैच्ड हाउस की डेफिनेशन ये बताती है कि एक ऐसा मकान जिसके चारों तरफ की वॉल जो होती है, जिसे एडजॉइनिंग वॉल बोलते हैं, जो एडजॉइनिंग वॉल आसपास के किसी भी मकान से टच नहीं होती है। जैसा कि आप जानते हैं आजकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही हैं, तो जो बिल्डिंग की कॉमन वॉल है वो दो मकानों में कॉमन होती है, या फिर दो मकानों की। जैसे आजकल जो मकान बन रहा है, आजकल के मकान बिल्कुल एक दूसरे से सट के बन रहे हैं। तो अब हम डिटैच्ड हाउस की बात करें, डिटैच्ड हाउस एक इस टाइप का हाउस है जिसकी एडजॉइनिंग जो वॉल है वो आसपास के किसी भी मकान से टच में नहीं होती हैं, और इसकी एक खुद की कंपाउंड वॉल होती है। कंपाउंड वॉल मतलब कि बाउंड्री वॉल जिसको हम कहते हैं। तो आज हम जिस प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं वो एक ऐसे मकान के बारे में बात कर रहे हैं जिसके आसपास बाउंड्री भी है, और बाउंड्री के अंदर मकान के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जिसके आसपास की कोई भी वॉल किसी दूसरे मकान से टच नहीं होगी। तो डेफिनेशन ये कहती है कि हाउस विच डू नॉट हैव कॉमन वॉल विद एडजॉइनिंग बिल्डिंग। तो एक ऐसा मकान जिसके आसपास की कोई भी वॉल किसी भी दूसरे मकान के एडजॉइनिंग, मतलब कि जो जॉइन कर दोनों के बीच की जॉइन करती हो, उससे टच करती हो आजू बाजू वाले मकान से, जिसकी कोई भी वॉल आजू बाजू वाले मकान से टच नहीं करेगी। एंड ऑल्सो हैव स्पेस ऑल राउंड, और उसके आसपास स्पेस खाली रहता है। जैसे आप जानते हैं कि मकान के आसपास चारों तरफ कुछ ना कुछ एरिया होता है और उसके बाद बाउंड्री वॉल होती है। तो अब हम उस प्लान के बारे में बात करेंगे, उस बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। फिर लिखा है दिस टाइप और हाउस मेनली ऑक्यूपाइड बाय सिंगल फैमिली एंड टर्म्ड एज बंगलो। तो आप जानते हैं कि इस टाइप के जो हाउस हैं, ये जो एक फैमिली के लिए यूज़ किए जाते हैं, और एक फैमिली ही इसे यूज़ करती है। इसे सिंगल बंगलो कहते हैं। बंगलो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ शुरुआत, यहाँ पे एक साथ हमें सारी चीज़ें दिख जाएंगी। फिर लिखा दीज हाउस कैन हैव 1, 2, 3 और मोर नंबर ऑफ रूम इन एडिशन टू सर्विस एंड अदर सर्कुलेशन एरिया। मतलब कि आप जानते हैं कि एक फैमिली जहाँ पे रहेगी, जहाँ पे आसपास हमें स्पेस खाली छोड़ना है डिटैच्ड हाउस के टर्म्स के हिसाब से, और जिसकी कोई भी वॉल आजू बाजू वाले मकान से टच में नहीं होगी, तो फिर हम जब मकान को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें आप जानते हैं कि जब एक ऐसा मकान जिसके आसपास कोई भी वॉल तो किसी दूसरे मकान से टच नहीं है, और जिसके आसपास खाली स्पेस है, तो हमें मालूम है कि यहाँ पे प्रॉपर स्पेस अवेलेबल होगा। तो जब प्रॉपर स्पेस अवेलेबल होगा तो आप जानते हैं, इसलिए हम नंबर ऑफ़ रूम वहाँ पे बना सकते हैं जो भी हमारे पास है। हम वहाँ पे प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, बिल्डिंग की सर्विस, सर्कुलेशन एरिया, लिविंग रूम, लिविंग एरिया, वर्किंग एरिया, सब हम वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और इसके बाद लिखा हुआ है कि एंड सर्कुलेशन एरिया भी यहाँ पे प्रोवाइड आएगा। सर्कुलेशन एरिया नॉर्मली रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कम होता है, लेकिन फिर भी हमें आज एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें पहले से अवेलेबल हों। फिर लिखा है डिटैच्ड हाउस की जो डिसाइड किया गया है भाई, वो सिंगल स्टोरी भी हो सकता है, डबल स्टोरी हो सकता है। तो ये बिल्डिंग के बजट पे, जो हमारा कस्टमर है उसके बजट पे डिपेंड करता है कि हमारी जो बिल्डिंग है वो सिंगल स्टोरी होगी या डबल स्टोरी होगी। तो ये बात तो ऑब्वियस है कि यदि उसके पास बजट होगा तो वो डबल स्टोरी बनाएगा, नहीं होगी तो वो सिंगल स्टोरी बनाएगा। तो भाई डिटैच्ड हाउस को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है आपका सिंगल स्टोरी, दूसरा है आपका डबल स्टोरी। अब इसके बाद बच्चों जिस प्लान के, ये आपको जो प्लान दिख रहा है, ये एक आपका डिटैच्ड हाउस की एक बेसिक प्लानिंग जो प्रॉपर तरीके से बनी हुई है। अब देखिए, इसके पहले जो हमने डोर के बारे में बात की थी, जो इस प्लान को देखने से आपको समझ में आ रहा है, इसमें डोर की जो डायग्राम है वो एक अलग टाइप से दी हुई है। ठीक है, लेकिन इसका भी बेसिक सेंस वही है जो आप आजकल देख रहे हैं, वो ऑटोकैड में बनाया जाता है, बहुत आसानी से बन जाता है वहाँ पे। इसके बाद जो आप दूसरा देख रहे हैं सामने, ये वाला चीज़, ये भी एक बहुत आसान पैटर्न है बिल्डिंग के डोर को डिसाइड करने के लिए। ये एक प्रॉपर प्लान है जिस प्लान को
नॉर्मली हम यूज़ करते हैं और ऐसा प्लान बनना चाहिए। तो अब आप देखिए बच्चों, सबसे पहले एक नीचे इस प्लान को पहले हम स्टडी करते हैं, तब तो हम इसको बना पाएंगे। तो अब यदि हम इसको बात करें तो सबसे पहले नीचे देखिए डार्क एक ट्रायंगल बना हुआ है जो हल्का सा आइसोमेट्रिक व्यू में है, ठीक है। उसका कोई एक बेसिक डायमेंशन नहीं है। तो उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि घर में पहले एंट्रेंस है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए तो एंट्रेंस के आसपास आपको एक डॉटेड लाइन दिख रही है जो मकान के आसपास कवर कर रही है। तो एंट्रेंस से जस्ट जाएंगे आगे तो ये एक मकान की बाउंड्री वॉल है या फिर एक स्पेस, ओपन स्पेस खाली करने की जगह है। फिर उसके बाद एक आगे जस्ट आप देख रहे हैं तो एक स्टेप बना हुआ है। स्टेप देखिए, स्टेप का बेसिक सेंस होता है, स्टेप का मतलब होता है कि भाई ऐसा हम जानते हैं कि हमारा जो मकान है वो आसपास के जो प्लॉट एरिया है या हमारे आसपास की जो ज़मीन है उससे ऊपर बनेगा, तो हमें एक स्टेप घर के अंदर जाने के लिए लगेगा। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि राइट हैंड में एक कॉलम बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है पिलर 300 बाई 300। तो अब 300 बाई 300 का मतलब होता है mm, ठीक है। तो अब ये तो अलग अलग आर्किटेक्चर डिसाइड करते हैं कि भाई कॉलम की डिज़ाइन क्या होनी चाहिए। हम यहाँ पे बेसिक सेंस यूज़ करते हैं। एक बिल्डिंग के मिनिमम कॉलम की जो साइज़ होती है रेजिडेंशियल बिल्डिंग के, वो 10 इंच बाय 10 इंच होती है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा आपको वहाँ पे एक पिलर दिख रहा है, पिलर से 2 वॉल दिख रही हैं जो डॉटेड लाइन में जा रही हैं और पीछे वाली दीवार से टच हो रही हैं। तो डॉटेड लाइन का मतलब ये होता है, ये दिखाती है कि भाई इसके ऊपर से आजू बाजू कोई स्पेस खाली नहीं है, पूरा स्पेस खाली है और इसके ऊपर एक स्लैब कास्ट किया गया है। मतलब कि जैसा कि अपन एक कॉटेज बनाते हैं तो कॉटेज में 4 कॉलम के ऊपर शेड लगा होता है, तो ये वैसा ही एक एग्जांपल है कि एक पिलर के ऊपर हमने शेड डाल दिया है। तो आप देखिए उस पिलर के आसपास दोनों तरफ से एक डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ठीक है। अब उसके जस्ट लेफ्ट में देखिए तो आपको एक रूम की वॉल चालू हो जाती है। अब देखिए आप इस पूरे प्लान को यदि मैं स्टडी करता हूँ ढंग तरीके से तो ऐसा ही हमें बनाना है और यही हमारा एक बेसिक प्लान है। तो आप देखिए एक बिल्डिंग की चाहे वो इंटरनल वॉल हो चाहे वो आउटर वॉल हो, आपको उन्होंने एक साथ उसको पूरा आपको सारी वॉल को एक जैसी ही बनाया। इससे फ़ायदा ये होता है कि हम हमारे कस्टमर को एक साथ बता पाते हैं कि भाई हमने हमारे सारी एक वॉल एक जैसी यूज़ करी और हम एक लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब लोड बियरिंग स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं? बिल्डिंग को बनाने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है फ्रेम स्ट्रक्चर, एक होता है लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्रेम मतलब कि आप जानते हैं कोई भी स्ट्रक्चर जो फ्रेम पे डिपेंडेंट होगा वो फ्रेम स्ट्रक्चर कहलाएगा और किसी भी स्ट्रक्चर वो जो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर पे होगा तो वो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब फिर से फ्रेम स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है? जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, दिन ब दिन हम कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ते जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम बिल्डिंग में जब काम करते हैं तो हम आज की डेट में फाउंडेशन, कॉलम, बीम, स्लैब और पैरापेट वॉल बाउंड करके हम एक बिल्डिंग को पूरा फ्रेम में बांध देते हैं और इसके बाद हम आखिर में ब्रिक वॉल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। पहले के ज़माने में जो कंस्ट्रक्शन होता था वो कैसे होता था, पहले थोड़ा सा कॉलम मतलब कि कॉलम भरा, फिर कॉलम के बाद आपने वॉल खड़ा करी, फिर वॉल के साथ एक से बाद आखिर मतलब कि मकान जब पूरा बन जाता था उसके बाद आखिर में छत बनती थी, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। एक के बाद एक हम लोड ट्रांसफ़र करते हैं उसके एलिमेंट के द्वारा। तो पहले हमने फाउंडेशन बनाई, फाउंडेशन के बाद हमने फ्लोर बनाया, फ्लोर के बाद हमने ब्रिक वॉल खड़ी करी, ब्रिक वॉल के बाद हमने कॉलम खड़ा किया, कॉलम के बाद हमने आखिर में सबसे आखिर में छत डाली। तो ये कहलाता है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। तो आप जो देख रहे हैं तो ये 2 टाइप से बिल्डिंग बनती है, ठीक है। तो उनके लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में हमेशा एक बात कॉमन रहती है कि उसकी ब्रिक की जो वॉल्स हैं वो सारी सब की सब एक जैसी होती हैं। जो बिल्डिंग में मतलब कि चाहे वो इंटरनल हो या फिर आउटर हो, मतलब कि या तो मकान की मेन आउटर वॉल हो या तो मकान की इंटरनल वॉल हो। अब खास बात ये आ सकती है, आपके दिमाग में एक बेसिक डाउट आ सकता है कि भाई ऐसा तो आपने क्यों बोला कि भाई हो सकता है हमें इंटरनल वॉल की डिस्टेंस कम देनी है, हमें मैक्सिमम कारपेट एरिया हमारे कस्टमर को देना है। तो देखिए डिटैच्ड हाउस एक टाइप का ऐसा हाउस है जिसके आसपास बराबर स्पेस अवेलेबल है और जिसकी कोई भी वॉल आसपास के मकान से टच नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है जो बंदा इसको बनाएगा उसके पास प्रॉपर बजट और प्रॉपर प्लॉट होगा जिससे हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम उसको प्लानिंग को भी करते हैं। तो प्लानिंग में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमें जब बिल्डिंग को बनाना है तो हम बिल्डिंग में ध्यान रखेंगे कि प्रॉपर स्पेस के साथ साथ बिल्डिंग की क्वालिटी पे भी बात हम करेंगे। तो अब आप देखिए, आप यहाँ सबसे पहले देख रहे हैं कि बिल्डिंग की सारी वॉल्स यहाँ पे बनी हुई हैं। तो अब आप देखिए, आप जब लेफ़्ट हैंड से जब जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उन्होंने एक वरांडा बनाया। वरांडा मतलब क्या होता है? वरांडे का मतलब होता है बेसिक स्पेस जिसको हम आंगन बोलते हैं घर का, ये वो आंगन है, ठीक है। आंगन देखिए, आंगन हमेशा खुला हुआ होता है, आंगन पैक नहीं होता, आंगन के आसपास कोई दीवार नहीं होती, आप जानते हैं। शेड लगा होता है कि पानी घर पर ना आए, आंगन में पानी नहीं आना चाहिए जैसे, ठीक है। आंगन भी ऐसा नहीं है कि आंगन भी खुला हुआ नहीं हो सकता, बिल्कुल खुला हुआ रह सकता है। लेकिन यहाँ पे हमने आंगन जो बनाया है इसमें स्लैब डला, ऊपर स्लैब डला हुआ, इससे पानी
नहीं गिरेगा, ठीक है। अब देखिए, अब वहाँ से मेन वरांडे से जब हम एंट्रेंस लेते हैं तो वहाँ पे उस वरांडे का साइज़ दिया हुआ है 5.0 इंटू 2.50। तो उसमें देखिए उन्होंने बताया है कि एक वॉल से दूसरे वॉल के बीच की डिस्टेंस 2.5 है और इधर से लेफ़्ट से मैं राइट की तरफ जाऊँगा तो 5 है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, पहले हम उसकी लेंथ लिखेंगे या फिर पहले हम उसकी विड्थ लिखेंगे, फिर हम उसकी लेंथ लिखेंगे। हमेशा 5.250 मतलब पहले चौड़ाई फिर लंबाई, ये ध्यान रखेंगे हमेशा, है ना। तो अब आप देखिए उस वरांडे से जब आप एंट्रेंस हुए तो आपको देखिए घर के सामने 2 दरवाजे दिख रहे हैं, D1 और D2। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है D12 और D12, डी के ऊपर सफिक्स में S1 लिखा हुआ है, फिर 1 और 2 लिखा हुआ है। तो मतलब कि एक टाइप के डोर हैं जिसकी नंबरिंग की गई है, दोनों हैं एक जैसे। D1 उसका टाइप है और नंबर है 1 और 2, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही नाम देना है बिल्डिंग के हर मैप में, ठीक है। अब जब आप वहाँ से मेन गेट में अंदर जा रहे हैं तो देखिए घर के अंदर दरवाज़ा खुल रहा है, आपको वहाँ पे डोर दिख रहा है। आप यहाँ पे सिंगल शटर डोर लगाते हैं जो पूरा सर्कल मूव करता है, तो आप वो डोर भी लगा सकते हैं, आप उस टाइप का डायग्राम भी बना सकते हैं और ये जो बना हुआ है ऐसा भी बना सकते हैं। फिर आप जब इसके बाद जा रहे हैं तो आपने देखा सबसे पहले लिखा हुआ है ड्राइंग कम डाइनिंग। तो अब ड्राइंग कम डाइनिंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग कम डाइनिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे हम भाई ड्राइंग में जब बंदा हमारा बैठेगा लिविंग एक्टिविटीज़ कर सकता है और डाइनिंग में हम खाना खा सकते हैं। तो आप देखिए एक बड़ा रूम आपको दिख रहा है, उसका स्पेस भी दिखाया गया है कि 5 बाय 4.50 मीटर का है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मीटर में 3.28 फिट होते हैं, तो 5 मीटर में 15 फिट होंगे, 15 से ज़्यादा होंगे, 15.75। और जो 4.50 है, 4.50 में आप जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.28 से तो वो आपका हो जाएगा 4 इंटू 3.25, मतलब कि 12 और 13 के आसपास होगा। तो भाई इतना बड़ा एक रूम बनाया है। अब आपको जो बीच में डॉटेड लाइन दिख रही है ये उसका एक बेसिक पार्टीशन है कि भाई डाइनिंग स्पेस अलग है और ड्राइंग स्पेस अलग है, ठीक है। अब आप वहाँ से आगे बढ़े, वहाँ से आगे बढ़े तो आपको देखिए किचन दिख रहा है। तो आप जानते हैं कि डाइनिंग और किचन एक साथ होना चाहिए, तो वो भी आपको एक फंडा बेसिक फॉलो हो गया। फिर देखिए किचन का दरवाज़ा किचन के अंदर खुल रहा है। फिर किचन का एरिया जो है उसका एरिया 3.5 इंटू 3.10 है, मतलब कि 9/10 इंटू आसपास आएगा। फिर इसके बाद किचन से ओपन टेरेस है। ओपन टेरेस मतलब कि भाई जहाँ से लाइट भी आएगी और बराबर घर में वेंटिलेशन बना रहेगा। किचन के बाजू में हमें स्पेस वैसे भी चाहिए होता है। फिर देखिए इसी बात की दोनों डोर के बीच में, दोनों किचन के दोनों डोर के बीच में एक वॉल में आपको बीच में सेंटर में लाइन दिख रही, तो ये विंडो की बेसिक डायमेंशन है कि विंडो बनाई गई है, वहाँ से उससे घर के अंदर बराबर लाइट आएगी। फिर देखिए कि वहाँ से ही दूसरा मकान चालू होता है, मतलब उसी मकान का दूसरा पोर्शन चालू होता है जहाँ से बेडरूम है। तो सामने आप देख पा रहे हैं कि एक बेडरूम है। फिर बेडरूम से एक अटैच में लेट बाथ आपको दिख रही है। फिर इसके बाद नीचे आएंगे तो भाई देखिए आप उसी बेडरूम से लगा हुआ है अंदर स्टोर रूम। तो अब स्टोर रूम आप जानते हैं आज की डेट में मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और ये ऐसा स्टोर रूम है जहाँ पे घर की नॉर्मल जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जैसे अलमीरा है, आपका जो बेसिक्स है पूजा का सामान है वहाँ रख सकते हैं आप, ठीक है। तो वहाँ पे भी देखिए वो डोर अंदर की तरफ खुल रहा है, बेडरूम से वो अटैच में है, ठीक है। इसके बाद सामने जब आप आएंगे तो आपको लॉबी मिली हुई है, लॉबी का एरिया भी दिया हुआ है, देखेंगे आप ध्यान से। पैसेज दिया हुआ है 1.20। अब देखिए लॉबी, पैसेज, कॉरिडोर ये तीनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ नाम का फ़र्क है। लॉबी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में होती है जिसमें स्पेस ज़्यादा होता है, कॉरिडोर लॉबी से भी बड़ा स्पेस है और पैसेज एक छोटी सी जगह होती है। तो 1.20 मतलब 3 सवा 3 फीट के आसपास की जगह जो बीच में चलने के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो आप जब देख रहे हैं बच्चों की बेडरूम से स्टोर रूम कनेक्टेड है। फिर स्टोर रूम आपका जब बाहर आप इधर आएंगे तो ये D4 से बाहर आ जाएंगे, फिर वहाँ से जब अंदर आएंगे तो फिर एक और बेडरूम बना हुआ है और फिर वो भी लेट बाथ से अटैच है। तो ये एक प्रॉपर बिल्डिंग का प्लान है जिसमें सारे प्रिंसिपल फॉलो किए जा रहे हैं। अब ऐसा बताता हूँ कैसे। अब देखिए ड्राइंग एक ऐसा स्पेस जो घर के मेन सबसे फ्रंट फेस में होना चाहिए। तो आप देखिए वरांडे के बाद जब घर में हम घुस रहे हैं तो भाई वरांडे से जब हम अंदर चले गए तो हमें सबसे पहले ड्राइंग और डाइनिंग मिला। फिर ड्राइंग और डाइनिंग के बाद हमने अगला स्पेस पे बात किया तो वो किचन है। तो भाई आपको पता है कि डाइनिंग स्पेस के पहले बाद में किचन होना चाहिए। किचन हमारा जो होता है वो हमारे डाइनिंग स्पेस के पास में होना चाहिए, तो आप लोगों ने देखें बाजू में है। फिर इसके बाद किचन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे गैस वगैरह ज़्यादा यूज़ होती हैं, जहाँ पे खाना वगैरह बनता है, तो जहाँ पे हीट वगैरह होती है तो उसके आसपास ओपन टेरेस होना चाहिए या फिर एक खुला हुआ खिड़की होनी चाहिए। तो आप देखिए किचन के सिंक के पीछे भी आपको एक विंडो दिख रही है। फिर इसके बाद आप किचन में एक और खिड़की लेफ्ट हैंड में देख रहे हैं जिससे बिल्डिंग के अंदर लाइट बराबर आ रही है। फिर ओपन टेरेस है जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहेगा। फिर इसके बाद देखिए एक लेफ्ट हैंड में एक अलग पोर्शन है जहाँ पे बेडरूम है, तो बेडरूम के साथ अटैच में लेट बाथ होना चाहिए, प्राइवेसी। फिर इसके बाद सारे दरवाजे बिल्डिंग के अंदर खुल रहे हैं, तो ये इंटरनल प्राइवेसी अच्छी में
इंटरनल प्राइवेसी को अच्छे से मैनेज किया गया है। फिर इसके बाद आप देखिए स्टोर रूम की लोकेशन ऐसी बनाई गई है कि जिससे घर की प्रॉपर कॉन्फिडेंशियल चीज़ें एक कमरे में अलग से रखी जाएँ, वो अलग बनाया गया है। इसके बाद एक पैसेज है, तो बराबर घर में घूमने फिरने की बड़े कमरे हैं, तो आसानी से घर में चलने फिरने की बराबर जगह है। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड में एक और कॉर्नर पे एक और रूम बना है, बेडरूम। ठीक है, उस बेडरूम का एक गेट जो है वो वरांडे में भी खुल रहा है और दूसरा गेट मकान के अंदर खुल रहा है। तो ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें यदि राइट हैंड में कोई आपके घर में मेहमान बैठा हुआ है, उसी हिसाब से आप यदि लेफ़्ट हैंड से आना जाना करना चाहें तो आप लेफ़्ट हैंड से आना जाना कर सकते हैं, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उसी हिसाब से यदि आप लेफ़्ट हैंड में बेडरूम वगैरह में रह रहे हैं तो ड्राइंग रूम में क्या हो रहा है उससे भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो एक प्रॉपरली बिल्डिंग को एक बड़ा स्पेस के साथ प्रॉपर प्लान करके बनाया गया है। तो आपको भी ऐसे ही बनाना है, आपको भी ध्यान रखना है कि इसे कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो एक ये बिल्डिंग का जो मैं प्लान आपको दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको इसके बाद अब ऐसा ही प्लान बनाना है। ये एक डिटैच्ड हाउस का है, आपको इसी फंडे पे चल के 1 BHK 2 BHK 3 BHK आप बना सकते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी में हम उसी प्लान के बारे में बात करेंगे, डिटैच्ड हाउस जिसके आसपास कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि मकान आजू बाजू किस दीवार से लगा हुआ है, मकान आजू बाजू आसपास में ओपन स्पेस है, तो हमें किसी भी टाइप की ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिए, हर एक कमरे में बराबर आपको विंडो दिख रही हैं, विंडो के बाहर एक डॉटेड लाइन दिख रही है या डोर के बाहर आपको एक डॉटेड लाइन दिख रही है, तो वो ये बताती है कि उसमें छज्जा बना हुआ है, इससे जो पानी गिरेगा वो हमारी खिड़की से घर के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा ही ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद प्रॉपर डायमेंशन के साथ बनाना है। तो रूम का जो इस नाम है, उस रूम के साथ साथ उसका एरिया भी डिफ़ाइन होना चाहिए, तो एरिया भी डिफ़ाइन हो गया है वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यदि मैं बात करता हूँ तो आपको डोर का आप थोड़ा ध्यान देंगे। डोर देखिए ध्यान से कि जितनी भी जगह आप देख रहे हैं D1 D1 2 D1 3 D1 4 D1 5, ऐसे हिसाब से सारे रूम में आपको डोर दिख रहा है। तो D1 2 का या D1 1 का मतलब है कि डी टाइप डोर 1 एक, डोर 1 2, डोर 1 3, मतलब कि एक बिल्डिंग में एक टाइप के कितने दरवाजे हैं। जैसे कि मैं बात करूं, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला जो दरवाज़ा है वरांडे से जो बेड ड्राइंग रूम में कनेक्ट कर रहा है, वो उसके जस्ट लेफ्ट में जो बना है वो उसके जस्ट पीछे जो दरवाज़ा दिख रहा है 3 वाला, इसके अब देखिए ये तीनों डोर एक जैसे हैं, तो इसका नाम देखिए D1 1 D1 2 D1 3 है। उसी हिसाब से जस्ट उसके बाद वाला डोर देखिए जो छोटा है, उसको नाम दिया है इन्होंने D2। और वही छोटा दरवाज़ा आपका देखिए वहाँ पे लगे, आपको बाथरूम में दिख जाएगा, तो बाथरूम में वो दरवाजे लगे हैं, स्टोर रूम में वो दरवाजे लगे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इसलिए ऐसा बताया गया है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम हमारे कस्टमर को, या फिर हम जब मकान पे कस्टमर से जब हम जब मकान में काम करते हैं तो हम एक साथ डोर का ऑर्डर देते हैं। तो हम जब डोर का ऑर्डर देंगे तो डोर तो सेट होता है फ्रेम के ऊपर, तो फ्रेम उस हिसाब से बनेगा। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि बिल्डिंग में कौन सा दरवाज़ा किस साइज़ का है, और हमें एक प्रॉपर प्लानिंग में ये बताना है कि भाई डोर का जो डायमेंशन है, डोर का जो टाइप है, वो वहाँ पे अलग से देख के समझ में आए कि भाई कौन सा डोर, कितने डोर एक जैसे हैं, कितने डोर एक जैसे नहीं हैं। क्योंकि ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट हम प्लानिंग इसलिए बना रहे हैं कि हम हमारे इंजीनियर को, हम हमारे कस्टमर को ये बता पाएँ कि भाई आपका मकान कैसा दिखेगा। तो आप देख पा रहे हैं सामने आपको इस पूरे प्लान से बराबर दिख पा रहा है कि भाई सारे डोर एक जैसे नहीं हैं, कुछ डोर अलग हैं और कुछ डोर अलग हैं। ठीक है, इसके बाद विंडो की डायमेंशन भी दी हुई है, देखिए आप कि भाई विंडो में आपको देखो W4 दिख जाएगा, W दिख जाएगा, अलग अलग विंडो। तो आपको देखिए अलग अलग विंडो को नाम दिया गया है, W1 W2, फिर इसके बाद W, फिर आप देख रहे हैं W4। तो देखिए अब जब हम बात करते हैं विंडो को लेके, तो विंडो एक टाइप की एक ऐसा एलिमेंट है बिल्डिंग का जो बिल्डिंग में लाइट और हवा के आने के लिए बनाया गया। तो वो रूम के साइज़ के हिसाब से डिसाइड किया गया। और जब हम विंडो लगाते हैं तो विंडो की भी फ्रेम होती है अपने आप की, तो देखिए उसके हिसाब से भी विंडो की डायमेंशन बनाई गई है वहाँ पे, और आपको हर विंडो की डायमेंशन भी लिखनी है अलग से, हम आपको बताएंगे कैसे लिखना है। तो ध्यान रहे कि भाई कोशिश करें कि विंडो की साइज़ भी मैक्सिमम एक जैसी रहे। ठीक है बच्चों, तो अब सर आप देखिए आपको दो जगह एक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है जहाँ पे CB लिखा हुआ है। CB का मतलब होता है कबर्ड। ठीक है, अब कबर्ड में, अब कबर्ड चाहे वो अलमारी हो सकती है, चाहे आप वो वुड का बनवा सकते हैं। स्पेस आजकल बहुत कॉमन है, मॉड्यूलर किचन में आप देखते हैं कि जो ड्रॉर होती हैं वो वुड की बनी होती हैं। तो कबर्ड को डिफ़ाइन करने का तरीका है, या तो आप इसे डॉटेड लाइन दिखाइए बहुत सारी, जैसे हम स्टेयर में दिखाते हैं, नहीं तो आप इस ब्लैक स्पेस करके वहाँ पर लिख सकते हैं CB। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको जब इसको बना रहे हो तो आप देखिए आपको पूरी डायमेंशन दी हुई है, चाहे वो वॉल की थिकनेस है, चाहे वो
वॉल का विड्थ है, चाहे वो रूम का एरिया हो, ये सारी चीज़ें आपको प्लान में डिफाइन है। इसके बाद जो चीज़ें ऐसी हैं, देखो आप, तो मैं जो आपसे कह रहा था कि पिलर के जस्ट पीछे सन, जो आपसे एक आंगन बना हुआ है जिसके ऊपर शेड लगा हुआ है, तो वो बाजू में लिखा हुआ है सनसेट 800 मीटर वाइड, 800 वाइड में सनसेट 800, मतलब कि एक टाइप की क्लास है। सनसेट लगाया गया है जहाँ पे उसका जो मोटाई है वो 800 mm है, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखिए कि आपको इसी हिसाब से आपको भी बनाना है बिल्डिंग का नक्शा, और ऐसा ही बनाना है। अब इसके बाद हम जब बिल्डिंग की प्लानिंग की बात करेंगे, तो अब हमने ये प्लान बनाया है, अब इसका जस्ट अगला पार्ट होता है एलिवेशन। आज हम उसी बारे पे बात कर रहे हैं। तो प्लान में तो बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो मैंने आपको जो बताया कि भाई बिल्डिंग का प्लान कैसे बनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। आप अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि रूम की डायमेंशन के साथ साथ वॉल की थिकनेस भी लेके चलेंगे हर जगह, ठीक है। कि भाई वॉल की थिकनेस कैसे आएगी, या तो रूम की डायमेंशन में वॉल को इंक्लूड करेंगे, या तो रूम की डायमेंशन में वॉल को इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन यदि एक डायमेंशन में भी आपने वॉल को इंक्लूड कर दिया, तो सारी डायमेंशन में आपको वॉल को इंक्लूड करना पड़ेगा, और यदि एक में नहीं किया तो फिर आपको सब में नहीं करना है। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने किसी किसी में रूम का एरिया में प्लॉट का रूम का जो एरिया है उसमें वॉल की थिकनेस ले ली और किसी में छोड़ दी, ऐसे नहीं, आपको एक साथ लेके चलना है। तो इसी हिसाब से देखिए, आपको सब जगह स्पेस बराबर दिख रहा है। तो ये एक प्रॉपर डिटेल प्लान है, ठीक है। आपको इस हिसाब से एक बिल्डिंग का प्लान बनाना है। अब बच्चों, जब हम बिल्डिंग के प्लान को लेके जब हम बात कर रहे हैं, तो आपको देखिए, आपको एक यहाँ पे एक, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप यदि इस प्लॉट के सामने खड़े होते हैं, यदि मुझे एलिवेशन बनाना है, तो एलिवेशन एक ऐसा टर्म है बिल्डिंग का जो ये बताता है कि हमारी बिल्डिंग सामने से फ्रंट में कैसे दिखेगी। तो अब आप इसको जब बनाएंगे, तो अब आपको इसकी बिल्डिंग के सामने खड़े होना, तो ऑब्वियस सी बात है, हम खड़े होंगे एंट्रेंस की तरफ, है ना। तो एंट्रेंस की तरफ यदि मैं खड़ा हूँ, तो मुझे क्या क्या दिखेगा, है ना। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए आप, है ना, ये जो आप सामने खड़े होकर जब आप देख रहे हैं, तो आपको एक चीज़ दिखी कि भाई ये देखिए सामने, पहले सबसे पहले स्टेप बना था, स्टेप दिखा। स्टेप के बाद आपको देखिए वहाँ पे एक ओपन सनशेड लगा हुआ था, ठीक है। वो उन्होंने बताया सामने आपको, वो भी देखा आपने, है ना। अब आप देखिए, मैं आपको फिर से पीछे ले जाता हूँ। आप जब आप सामने खड़े होंगे, तो पहले आपको सनसेट दिखेगा। सनसेट के बाद आपको एक पिलर दिखेगा, पिलर के आसपास पूरी एक सनशेड वाली वॉल है। फिर इसके बाद पीछे मकान का पूरा स्पेस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सामने का स्पेस है वो कम दिखा। तो आप देखिए, जस्ट प्लान के जैसा ही आपका एलिवेशन बना है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, पहले एक स्टेप बना है, स्टेप के ऊपर आपको एक फ्लोर का पूरा एक पट्टा दिख रहा है। तो आप जानते हैं कि ज़मीन पे जब स्टेप बनाया जाएगा, तो स्टेप के पीछे एक फ्लोर होगा। तो आप देखिए, उस स्टेप के पीछे आपको एक पूरा फ्लोर की पट्टी दिख रही है। उस फ्लोर की पट्टी के ऊपर आपको दिख रहा है कि डोर बने हुए हैं। अब देखिए आपको ये डोर कैसे दिखेंगे, है ना। अब इधर देखिए पीछे। अब आप जब यहाँ खड़े होंगे, आपको पता है कि जब सामने खड़े होंगे, सामने कोई वॉल तो है नहीं। तो उस वॉल से जब आप देखेंगे, तो आपको D1 और D2 दोनों एक साथ दिख रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों डोर एक जैसे होंगे, क्योंकि दोनों का साइज़ एक है। तो जब आप सामने खड़े होंगे, तो देखिए वो जो डॉटेड लाइन है वो ये शो कर रही है कि यहाँ पे ओपन स्पेस है, सनशेड है या वरांडा है, जो आंगन है, जो चारों तरफ से खुला हुआ रहता है, ठीक है। तो आप जब सामने खड़े होंगे, तो स्टेप के बाद आपको दो डोर दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए, इसके बाद आपको दो डोर दिखेंगे, ठीक है। डोर के बाद राइट हैंड में कॉलम था, कॉलम दिखा आपको। फिर कॉलम के बाद उसी जगह पे पीछे वाली वॉल पे विंडो थी, विंडो भी आपको दिखी। तो आपके ऊपर देखिए एक पूरी लाइन गई है, ये लिंटल को शो कर रही है ना। तो ये लिंटल पूरे बिल्डिंग में डाल दिया। तो आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो रख भी सकते हैं। ये आपके प्लान के ऊपर डिपेंड करता है, आप बिल्डिंग को कैसी क्वालिटी बना रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए, सामने एक साथ आपको दिखा। इसके बाद लेफ्ट हैंड में भी विंडो है। तो आपको मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ। आप जब सामने खड़े होकर देख रहे हैं, तो देखिए कि बिल्डिंग की जो सबसे लेफ़्ट कॉर्नर है, उस लेफ़्ट कॉर्नर में एक विंडो दिख रही है। बिल्डिंग का जो राइट कॉर्नर है, वहाँ पे भी आपको एक विंडो दिख रही है। राइट कॉर्नर मतलब कि पिलर के बाजू वाला, राइट टॉप मोस्ट राइट कॉर्नर, ठीक है। इसके बाद बीच में पिलर है, पिलर के बाद दो डोर हैं। तो ये तीनों, ये सामने का जो फ्रंट फेस है, ये पूरा आपको दिख रहा है। देखिए, अब आप, हो सकता है कि आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि सर, हमको जो विंडो है वो फ्रंट में पड़ रही है और उसके पीछे वाली जो है वो उसके पीछे पड़ रही है। तो देखो बेटा, जब किसी भी चीज़ को हम सामने से देखते हैं, फ्रंट से देखते हैं, तो हमें उसकी लेंथ का मालूम नहीं चलता है। अब इसका एग्जांपल समझिए, जैसे कि आपके साथ एक ग्राउंड में कोई बच्चा खड़ा है। तो ग्राउंड में जब कोई बच्चा खड़ा है, तो हो सकता है कि एक आपके सामने खड़ा हो, एक उसके पीछे खड़ा हो, एक उसके और पीछे खड़ा हो एक ग्राउंड में।
लेकिन जब आप सामने से देखेंगे तो आपको तीनों बच्चे एक ही प्लेन में देखेंगे, क्योंकि वो एक के पीछे एक नहीं है, वो एक आजू बाजू में है। उनसे आपकी मतलब लेंथ का या वो कितने पीछे खड़े हुए हैं ये हम जस्टिफाई नहीं करते हैं, क्योंकि हम जब सामने से देखते हैं तो जैसे हम ऊपर से देखते हैं तो हमें हाइट नहीं दिखती है, उसी हिसाब से जब हम सामने से देखेंगे तो हमें कोई भी चीज़ सामने मतलब कि जो पहला स्पेस है वो, इसके बाद जो दूसरा वाला बंदा है वो, उन दोनों के बीच में कितना गैप है वो नहीं दिखेगा। तो वो दोनों हमें एक ही प्लेन में दिखेंगे, क्योंकि हम उसे सामने से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए, तो भाई प्लान मैंने बोला था आपको इसके पहले कि प्लान से ही एलिवेशन बनेगा, तो आपने प्लान से एलिवेशन बनाया। ठीक है, तो ध्यान रखिए लेफ़्ट हैंड जो जो चीज़ें दिख रही हैं वो चीज़ें बनाना है, लेकिन ध्यान रखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है। डोर और विंडो दोनों एक लेवल में होते हैं। ठीक है, आप चाहें तो डोर और विंडो के ऊपर स्लैब कास्ट कर सकते हैं जिससे सनशेड बनेगा। और ये एनालिसिस का काम है। बिल्डिंग को जब बनाते हैं तो हम प्लान कर रहे हैं, प्लान को बनाने के बाद हम उसका एलिवेशन बना रहे हैं। एलिवेशन जब हम बना रहे हैं तो हम उसके बाद फिर हमें ध्यान रखेंगे भाई हमारी बिल्डिंग बनेगी कैसे, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो बच्चों आप देख रहे हैं सामने कि ये जो आपको एक ऊपर ड्रम जैसा दिख रहा है, ये उन्होंने जस्ट एक एलिवेशन बना दिया किसी भी टाइप का डिज़ाइन हमारे कस्टमर को अच्छा बनाने के लिए। आप चाहें तो नहीं भी बनाएं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उन्होंने देखो आधे वॉल पे आपको दिख रहा है पैरापेट वॉल की जगह उन्होंने स्टील की आपकी रेलिंग लगा ली है। ये भी आजकल बहुत ट्रेंड में है। मकान के जो बनाते हैं आजकल स्टील की रेलिंग बहुत ज़्यादा कॉमन टाइप में यूज़ हो रही है। वो इसलिए हो रही है मकान को एक अच्छा लुक देती है, तो इन्होंने एलिवेशन में वो बनाया। ठीक है, तो कुछ बातें कॉमन हैं वो ध्यान रखें, जैसे डोर का लेवल, विंडो का लेवल एक रखेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं डोर और विंडो आपके पैटर्न पे, यहाँ पे जो डोर और विंडो यूज़ की गई हैं वो डोर और विंडो वो विंडो जहाँ पे उसके ऊपर वेंटिलेशन दिया गया है। जैसे वेंटिलेशन दिया गया है मतलब आजकल आपने देखा होगा अक्सर कि डोर के जैसे विंडो में जब डोर के ऊपर ही थोड़ा सा स्पेस खाली रहता है जहाँ से बिल्डिंग में लाइट बराबर आती है ना। कोई आपने कई बार अक्सर गौर किया होगा कि कई जगह पे जो आजकल ऐसे डोर चल रहे हैं कि डोर के जस्ट ऊपर, डोर के फ्रेम के ऊपर ही हम थोड़ा सा वेंटिलेशन देते हैं जिससे बिल्डिंग में प्रॉपर लाइट आती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि डोर के साथ साथ ऊपर की जो सबसे ऊपर की जो डॉटेड लाइन है वो ये शो करती है कि वहाँ पे कांच लगी हुई है। ठीक है, या फिर अंदर बराबर लाइट के आने की व्यवस्था वहाँ पे है। ठीक है, विंडो आप जैसी चाहें वैसी बना सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आजकल वैसे भी ग्लेज्ड विंडो चल रही हैं, तो है ना। तो ये हो गया बेसिकली एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन। तो देखिए प्लान से ही एलिवेशन बनेगा। मैंने आपको बार बार बताया प्लान जब हम बनाएंगे तो ये बात ध्यान रखेंगे भाई हमें इसको एलिवेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब जो नीचे आप देख रहे हैं ये है सेक्शन। इस हिसाब से ये है बेसिक सेक्शन, जो सेक्शन के बारे में बताता है कि सेक्शन होता कैसा है। अब सेक्शन बनेगा कैसे, तो मैंने आपको बताया कि सेक्शन का मतलब होता है एक ऐसा व्यू जिसमें हम बिल्डिंग को काट देते हैं किसी एक लाइन के रिस्पेक्ट में, और हम उसको उसके बाद देखते हैं कि बिल्डिंग में कौन कौन सा एलिमेंट लगा हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे आपको इस पूरी बिल्डिंग में हैचिंग मतलब कि 45 के एंगल पर लाइन दिख रही हैं, आपको फ्लोर की लेयर्स दिख रही हैं, आपको स्लैब की लेयर दिख रही हैं, फाउंडेशन दिख रही है, विंडो दिख रही है, ये सारी चीज़ें बना रहे हैं। तो अब हम आज बात करते हैं सेक्शन होता क्या है। फिर से दोबारा प्लान में चलते हैं। तो जब हम प्लान में जा रहे हैं तो अब आप देखिए प्लान में बच्चे आपको मैंने बताया था कि हम जब सेक्शन बनाते हैं तो सेक्शन हम बनाते हैं प्लान के रिस्पेक्ट से। तो जब हम प्लान के रिस्पेक्ट से सेक्शन बनाएंगे तो आप ये सामने देख पा रहे होंगे, आपको मैंने बताया था कि एक ऐसी लाइन पास करते हैं जो डार्क लाइन होती है वो ए हम नाम देते हैं, या फिर बी नाम देंगे, या फिर सी नाम देंगे, लेकिन हम नाम एक ही देंगे। हम उसे ऐसा नहीं देंगे कि ABC या फिर अच्छा इसका भी एक फंडा है। आपको इसका एग्जांपल ये समझ सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब हम कोई कंस्ट्रक्शन चालू कर रहे हैं तो बिल्डिंग में इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अब हम उस चीज़ को कट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सॉ और विद द हेल्प ऑफ सीजर। ठीक है, तो आप सामने देखिए कि जो आपको दिख रहा है लेफ़्ट हैंड में आपको एक दिख रहा है कैपिटल A, ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही होगी जिसको हमने उस एरिया से हमने काट दिया। तो आप देखिए कि वो लाइन जब सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ रही है, लेटरली आगे बढ़ रही है, फिर वो जैसे ही आगे आई तो वो टर्न हो गई अपनी जगह से। तो हम जब बिल्डिंग के प्लान को जब हम काटते हैं तो हम सेक्शन जब बनाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि बिल्डिंग को हम मैक्सिमम बिल्डिंग का मटेरियल हम हमारे कस्टमर को दिखा पाएँ। ठीक है, तो ये आपकी पहली प्लान ड्राइंग है, इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा धीरे से इसको समझ में आए, या फिर आप इसे थोड़ा सा
थोड़ा सा आपको इसे हल्का सा टफ लग रहा हो समझने में, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखें, सिर्फ हम एक एग्जाम्पशन की बात कर रहे हैं, हम इसको बनाने से पहले एनालाइज कर रहे हैं, हम इसको हमारे कस्टमर को दिखाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखिए आपको दिख रहा है कि ए एक लाइन आ रही है सीधी, तो उसको हमने एक लाइन को ए नाम दिया, फिर जब वो टर्न हो गई तो उसे बी नाम दिया, फिर वो सीधी हो गई तो हमने सी नाम दिया। तो यहाँ पे 3 सेक्शन कटे हैं, ए से लेके बी तक, बी फिर वर्टिकल हो गया है, फिर बी से लेके बी तक, फिर बी पूरा वर्टिकल है, फिर बी से लेके सी तक, सी पूरा सीधा है, ठीक है। आप चाहते तो आप इसे सीधा भी कट कर सकते थे, उससे कोई गलत नहीं होता, ये आपके प्लान पे और आपकी व्यू पे डिपेंड करता है, आप अपने कस्टमर को क्या दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जिस ड्राइंग की हम बात कर रहे हैं, इस ड्राइंग में हम देख रहे हैं सामने कि इन्होंने जो प्लान पे जो कवर किया है, इसको उस तरीके से कवर किया है कि भाई ये मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम चीज़ें बिल्डिंग में अपने कस्टमर को दे रहे हैं कि भाई वो देख ले कि भाई बिल्डिंग में कौन कौन सा मटेरियल लगा है। तो अब आप देखिए, जो आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन या फिर जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, ये शो करती है कि हमने उसको उस प्लेन से काट दिया है। तो देखिए, अब हम जब उसके नीचे एरो बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि उस पूरी ब्लैक लाइन के नीचे एक हल्का सा छोटा सा एक 90 डिग्री एंगल वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं, जो ये बता रहा है कि हमारा जो फेस है वो हम ऊपर की तरफ है। मतलब यदि ये जो दो ट्रायंगल हैं या दो एरो हैं, ये ऊपर की तरफ हैं, मतलब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। जब हम किसी भी चीज़ को दो भागों में काटते हैं तो दो भागों में वो बढ़ जाती है। तो अब इसके बाद हम किसी एक भागों को अलग कर लेते हैं, है ना। तो ये वो है, तो हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, मतलब हमें नीचे वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं है, हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले आप जब उस लाइन के थ्रू जा रहे हैं तो सेक्शन के लिए एक बेसिक लाइन ध्यान रखिए, जो ये बताता है कि हम जिस लाइन को काट रहे हैं और हम जिस लाइन को देख रहे हैं, वो हमें पूरा दोनों चीज़ें बनानी है, ठीक है बच्चों। बार बार बोल रहा हूँ फिर से कि हम जिस लाइन को काट रहे हैं और हम जिस लाइन को देख रहे हैं, हम उसको अपने एलिवेशन सेक्शन में बनाते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, सबसे पहले हमने जब ए से चलना शुरू किया, और आप यहाँ पे ये एज्यूम कर सकते हैं या फिर कि आप ए की तरफ खड़े हैं, एक लाइन पे खड़े हो गए और आपका फेस ऊपर की तरफ है। अब आप उस लाइन पे ट्रैवल कर रहे हैं या फेस आपका वैसा ही है। तो आप जब आप ए की तरफ फेस करके चल रहे हैं, ए वाली लाइन जो है उस लाइन पे चलेंगे और फेस आपका ऊपर की तरफ है, तो सबसे पहले आपने बिल्डिंग की लेफ़्ट हैंड की वॉल को कट किया, ठीक है। अब जब लेफ़्ट हैंड की वॉल को कट किया तो लेफ़्ट हैंड की वॉल आप जानते हैं कि कॉर्नर वॉल है, और कॉर्नर वॉल पे एक ना एक कॉलम आपको मिलेगा, ठीक है ना। सबसे बिल्डिंग के आखिर के जो कॉर्नर होते हैं वहाँ पे आपको कॉलम मिलेगा, जो बिल्डिंग के 4 कोनों में होता है। तो मुझे मेरे कस्टमर को बताना है कि भाई मैंने कौन सी फाउंडेशन दी है, तो मैं उसको वहाँ पे फाउंडेशन बनाता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले एक कॉलम बना हुआ है लेफ़्ट हैंड पे, ठीक है। अब जब लेफ़्ट हैंड पे दिया हुआ है तो आप देख पा रहे होंगे सामने कि उस कॉलम के नीचे एक प्रॉपर फाउंडेशन दी गई है, जो स्ट्रेप फुटिंग फाउंडेशन या फिर स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन की, भाई कॉलम ऊपर से लोड लेके आ रहा है, फिर उसको हम उसके नीचे वाले स्प्रेड पोर्शन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फिर उसके नीचे और स्प्रेड कर दिया है और उसके नीचे और स्प्रेड कर दिया है हमने। ये 3 चीज़ें आपको दिख रही हैं, ठीक है। अच्छा, हैचिंग का मतलब जो होता है वो ये होता है आरसीसी वर्क, है ना। जब हम वर्टिकल कॉलम पे बात करेंगे तो ये वो बताता है कि भाई हम वहाँ पे जो हैच कर रहे हैं वो ये बताएगा कि आपको जो कॉलम है, कॉलम का जो कॉलम में जो लोहा और कंक्रीट लगा हुआ है, हैचिंग ये बताता है, ठीक है। और जहाँ पे ब्रिक वर्क आता है वहाँ पे भी हम हैचिंग करते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि कॉलम और ब्रिक, कॉलम के साथ ही ब्रिक वर्क होता है जस्ट पीछे, तो हमने वहाँ पे हैचिंग से दिखा दिया कि भाई वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या हम बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपको उस कॉलम की फुटिंग में जब हम फाउंडेशन बनाएंगे उसके सबसे नीचे वाले पट्टे में कंक्रीट होगा, तो कंक्रीट भी बिछाया गया। तो देखिए कंक्रीट के निशान डॉट 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 करके हमने उसमें हल्के से कुछ छोटे छोटे स्टार या फिर जो एग्रीगेट को बनाया जो उसको शो करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब फिर से दोबारा प्लान में चलते हैं। अब जब हम उस लाइन से आगे बढ़ रहे हैं, हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो हम लेटरली उस तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमें एक डोर दिखा सामने। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वॉल कबर्ड के जस्ट साइड में आपको एक डोर दिख रहा है, लेकिन कबर्ड एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे आखिर में बनाया जाता है, तो कबर्ड हमने प्लान में छोड़ दिया, सेक्शन में प्लान कबर्ड को हमने छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन हम अभी डोर पे आ जाते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, ये सामने आपको दिख रहा है कि देखिए अब आपको 2 चीज़ें दिख रही हैं। लेफ़्ट हैंड कॉर्नर पे आपको 1.40 का एक डॉटेड एक ब्लैक स्पेस दिख रहा है और उसके जस्ट बाजू में डोर दिख रहा है, लेकिन दोनों की डायमेंशन आपको दिख रही हैं। 1.40 स्पेस का एक ब्लैक स्पेस है जहाँ पे डार्क आपको दिख रहा है, और
और एक बार 900 mm के 900 mm मतलब कि भाई 900 mm के आसपास का स्पेस है जो डोर की साइज़ को बताता है कि भाई 900 mm का, जो नॉर्मली आप ध्यान रखेंगे 0.9 मीटर और इंटू 2.1 मीटर का डोर होता है, और 0.9 मीटर का मतलब होता है 900 mm का, ठीक है। अब 900 mm मतलब कि आप इसे समझ सकते हैं 90 सेंटीमीटर के आसपास का डोर हमारा, उसकी चौड़ाई होती है एक प्रॉपर डोर की, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, देखिए अब, है ना। अब आप जब इस कबर्ड को देख रहे हैं तो इस कबर्ड में जो ऊपर से स्पेस आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई 1.5 का स्पेस आपको दिख रहा है वॉल के साथ। तो आप जानते हैं कि 10 सेंटीमीटर के आसपास सिंगल वॉल उन्होंने बनाई है वहाँ पे पार्टीशन कबर्ड के लिए, ठीक है। तो वो 10 वॉल माइनस कर दी तो बचेगी 1.40, तो 1.40 का कबर्ड बनाया उन्होंने। सामने आप देखिए, तो ये कबर्ड उन्होंने कैसे दिखाया, अच्छा आप इसको दिखा सकते हैं कि भाई वुड का स्पेस है, उन्होंने कबर्ड में उसको पैक कर दिया है। आप चाहें तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, आप वहाँ पे CB भी लिख सकते हैं। लेकिन उसके बाद डोर बनाया तो डोर और कबर्ड दोनों सेम लेवल पे हैं, ये बनाया। इसके बाद आप देखिए इसी लाइन से हम आगे बढ़ रहे हैं, चलते जा रहे हैं, हमारा फेस ऊपर की तरफ ही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमने एक वर्टिकल लाइन को काटा जो जिसको हम D26 लिखा हुआ उस लाइन को काटा हमने, ठीक है। तो अब हमें पहले जिस वॉल को काटा उसे बनाना पड़ेगा। तो हमने लेफ़्ट हैंड से उतने ही स्पेस में मतलब स्केल से मेज़र किया। उसके बाद हमने उस स्पेस में जाके एक कॉलम बनाया, देखिए आप, तो एक कॉलम बनाया और उसी कॉलम पे हमने एक वर्टिकल लाइन दे दी। अब आप देख पा रहे हैं कि वर्टिकल लाइन क्या शो करती है। तो ये वर्टिकल लाइन ये बताती है कि भाई ये जो उस कॉलम को जहाँ काटा आपने वहाँ पे वो कॉलम नहीं है, वो एक वॉल है और वॉल के साथ डोर लगा हुआ है, ठीक है। तो आपने वो काट के देखिए, उस डोर को दिखाने के लिए भी वैसा ही बनाया। फिर उसके बाद आगे बढ़े हम। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप जब उस लाइन के थ्रू आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो आपको देखिए आपने एक डोर को कट किया जो उसी लाइन पे था। इसके बाद आपने उस डोर से सामने की तरफ देखा तो आपको फिर से D14 दिख रहा है, मतलब है ना, सामने वाला डोर दिख रहा है। तो आपने देखिए फिर उतने स्पेस बाद डोर बनाया तो आपको फिर से वहाँ पे डोर दिखेगा, बीच में दोनों कॉलम के बीच में डोर दिख रहा है। फिर उसके बाद विंडो है, फिर विंडो के बाद आखिर में फिर कॉलम आ गया। तो अभी डायरेक्ट हम प्लान देखते हैं। तो आप देखिए उस लाइन में जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो उस ट्रैवल में जब हमने किया तो जब हम सामने देखा तो उस लाइन पे हमने पहले डोर को कट किया, डोर को कट करने के बाद एक वॉल को कट किया। तो भाई दोनों वॉल के बीच में डोर बनाया था हमने सेक्शन में। सेक्शन के बाद जब हम आगे बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो हमें विंडो दिखी, हमने विंडो भी बनाई। विंडो के बाद आता है सबसे मेजर पार्ट कि भाई उन्होंने एक वॉल को काटा, एक साइड को काटा, ना कि एक उन्होंने पार्टीशन वॉल। जैसे हम आपको यदि पता हो कि जब ड्राइंग और डाइनिंग स्पेस की बात करते हैं हम एक साथ, तो दोनों के बीच में कोई वॉल नहीं होती, लेकिन एक कर्टन वॉल होती है जो पर्दा बना होता है, जो नॉर्मली डाइनिंग स्पेस में किसी को कोई भी परेशानी नहीं देता है, ठीक है। तो आप इसको जो ये देखें सामने, तो आप देखिए वहाँ पे एक उन्होंने विंडो बनाई। विंडो के बाद एक छोटा सा ऊपर आपको दिख रहा है RCC बीम डली हुई है। RCC बीम मतलब कि भाई ये कर्टन वॉल जो भी इस बीम के नीचे आएगी पूरी, जहाँ पे पर्दे लगाने की जगह होगी, ठीक है। अब आप उसके बाद देखिए एक उन्होंने वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है, तो ये बताता है कि यहाँ से हम मूव कर गए, मतलब कि टर्न हो गए अपने एंगल से, है ना। तो आप देखिए हम जब बिल्डिंग के प्लान पढ़ते हैं या देखते हैं तो आप देखिए हमने जहाँ पे देखा कि A लाइन हमने पूरी ख़त्म कर दी, बीम तक हम आ गए थे, वहाँ से हमने टर्न लिया, फिर B गए, B से हम राइट गए, है ना। तो अब देखिए अब हम यदि हम किसी तरफ देख रहे हैं, हम जब उस लाइन से जब मूव करेंगे तो हमने वहाँ से टर्न लिया और टर्न से हम विंडो को कट करते हुए आगे बढ़ गए। तो आपको ऐसे ही बनाना है। आप यहाँ पे देखिए, आप जैसे अब सीधे हम एलिवेशन सेक्शन में जाते हैं। सेक्शन में आप देख रहे हैं कि भाई हमने उसे कट किया और कट करने के बाद एक वर्टिकल लाइन आई जहाँ से हम टर्न किया, उसके बाद हमने आखिरी में विंडो को कट कर दिया। तो अब हमने देखिए, आप जब ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको एक कंटिन्यूसली बिल्डिंग के 4 कॉलम दिखे। हमने 4 बार बिल्डिंग के 4 लाइन को कट किया। तो हमने देखो चारों कॉलम के नीचे फुटिंग प्रोवाइड की है। तो आपको भी करना है, जितने भी कॉलम आप कट करेंगे आप उसे प्रोवाइड करें। कोशिश ये करें कि सिंगल लाइन में प्लान कटेगा तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे टर्न था इसलिए थोड़ा सा आपको टिपिकल हो सकता है समझने में। इसके बाद हर कॉलम के नीचे आप देख पा रहे हैं फुटिंग बनी हुई है बराबर। तो ये RCC को शो करता है। RCC मतलब कि भाई बिल्डिंग में जो कॉलम हम लगाते हैं वो लोहे और सीमेंट कंक्रीट से मिलकर लगाते हैं, वो बना हुआ है। फाउंडेशन का डायमेंशन पहले से पता होता है, आपने वो लिखा हुआ है, देखिए आप वहाँ पे बता रहे हैं कि कितनी गहरी फाउंडेशन है। इसके बाद फ्लोर देख पा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, बिल्डिंग जब हम बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं तो पूरी बिल्डिंग को कट करेंगे तो फ्लोर को भी कट करेंगे। तो देखिए फ्लोर में 4 लेयर होती है, आप देख पा रहे हैं। सबसे आखिरी लेयर जो है वहाँ पे हम कंसोलिडेट अर्थ भरते हैं, अर्थ के ऊपर फिर सीमेंट भरते हैं, सीमेंट के ऊपर सैंड, फिर उसके ऊपर एक बिटुमिनस की लेयर भरेंगे, फिर हम उसके आसपास एक ऊपर सबसे ऊपर टॉप लेयर में
टॉपिंग भरते हैं। तो मैंने आपको बता चुका हूँ बिल्डिंग के एलिमेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद ध्यान रखेंगे डोर की हाइट। देखिए आप, तीनों डोर एक जैसे हैं। डोर के बाद विंडो जब हम बना रहे हैं तो वो विंडो भी सामने आपको बनानी है, विंडो की साइज़ आपको दिखानी है प्रॉपर, ठीक है। इसके बाद यदि अब अच्छा एक चीज़ आ सकती है कि जो आपने वॉल काटी, जो आपने जिस सेक्शन से आपने एक वॉल काटी और उसी में डोर लगा हुआ था, तो आपने उसी में क्यों दिखा दिया। देखिए सेक्शन का एक पॉइंट, पहला पॉइंट ध्यान रखिए कि सेक्शन एक ऐसा पॉइंट है बिल्डिंग का जो ये बताता है कि हमने जिस चीज़ को कट किया है और हम जिस चीज़ को देख रहे हैं, हमें वो दोनों सेक्शन में बनानी है। तो आप सामने देख पा रहे होंगे कि भाई देखिए हमने जिस चीज़ को कट किया है, जिस चीज़ को हमने काटा है और जो चीज़ हमें दिख रही है वो हमने दोनों बनाई। तो वो जो डोर है देखिए फिर भी दोनों डोर का लेवल सेम है, ठीक है। और ये एज अ इंजीनियर, सामने वाला जो इंजीनियर आपके बिल्डिंग के प्लान को बनाएगा या जो पढ़ेगा उसे भी ये समझ में आएगा कि भाई अपने आप ये क्या लिखा हुआ है। अब सेक्शन के इन तीनों ड्राइंग को बनाने का मकसद ये होता है कि भाई हम हमारे कस्टमर को बिना किसी स्पेस के हम ये बता पाएँ कि भाई हमने कौन सा मटेरियल लगाया है, हमने बिल्डिंग का लुक कैसा रखा है, हमारी बिल्डिंग में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आपके सामने देख पा रहे होंगे कि भाई पूरी बिल्डिंग के ऊपर, ऑब्वियस सी बात है रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो छत होगी, तो बिल्डिंग की छत बनाई गई है, आप देखिए, है ना, ठीक है। अब जब छत आप देखते हैं छत में तो फिर से अब छत जो होती है इसमें भी लोहा और सीमेंट होती है, कंक्रीट होती है ना। तो आरसीसी स्ट्रक्चर कहते हैं, स्लैब कहते हैं जिसको हमने, तो अंदर जो आप देख रहे हैं छत में भी उन्होंने देखिए 4 लेयर में बांट दिया है उसको। उसमें हमने एक की छत बनाया तो सिंपल उन्होंने पहले उसमें वहाँ पे कंक्रीट बिछा दिया, कंक्रीट के आसपास उन्होंने लेयर में टॉपिंग बिछा दी। आप आज की डेट में जो बहुत कॉमन कंस्ट्रक्शन है, आप वहाँ पे 4 रॉड का एक कॉलम बनाए, पूरा एक स्पान क्रॉस सेक्शन बनाएंगे बीम का और उसके अंदर कंक्रीटिंग कर दीजिए। इसके बाद मकान की बाउंड्री वॉल बनाई है, तो मकान की बाउंड्री वॉल देखें आपके सामने से भाई दोनों कॉर्नर पे आपको दिख रही है अलग से कि मकान की बाउंड्री वॉल कैसे बनी हुई है। तो अब हम जब बिल्डिंग के बारे में जब हम बात करते हैं, जब हम बिल्डिंग को बनाते हैं, तो जब हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर जब भी हम बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, तो बिल्डिंग में इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हम बिल्डिंग के प्लान में उसी चीज़ को कट करेंगे जो चीज़ हमें मैक्सिमम हमारे कस्टमर को दिखा पानी है। ऐसा नहीं करेंगे कि भाई हमने सिर्फ बिल्डिंग को कहीं से भी काट दिया और हम सिर्फ कस्टमर को दिखा पाएँ कि भाई ये चीज़ें हैं। उन्होंने देखो इस प्लान में आप जो देख रहे हैं सामने, इसमें आपको तीनों चीज़ें एक साथ दिख रही हैं, प्लान, एलिवेशन और सेक्शन। मैंने ये ड्राइंग इसलिए ली है कि आपको एक साथ तीनों चीज़ें समझ में आए कि भाई बिल्डिंग को बनाते कैसे हैं, बिल्डिंग का प्लान, एलिवेशन और सेक्शन कैसे रिलेट करता है, ठीक है बच्चों। तो अब इस चीज़ को आप एक बार जब ड्रॉ करें, जब तक आप इसे ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक आप ये समझ नहीं पाएंगे कैसे होना है, कैसे बनना है। फाउंडेशन मैंने आपको बता दी है, फाउंडेशन के टाइप मैंने आपको बता दिए हैं, डोर के टाइप मैंने आपको बता दिए हैं, विंडो के टाइप मैंने आपको बता दिए हैं, कबर्ड आपको बता दी, आरसीसी स्ट्रक्चर क्या होते हैं ये बता दिया, फ्लोर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये बता दिया मैंने, इसके बाद छज्जा क्या होता है मैंने ये बता चुका हूँ। तो इन सब चीज़ों से मिलके ही ये पूरी चीज़ें बनी हैं, प्लान, एलिवेशन, सेक्शन। तो अब आप एक बिल्डिंग को यदि आप एक बार अपने समझने के लिए बनाएंगे तो आप एक बिल्डिंग को ऐसे बनाएंगे कि भाई एक पेपर में उसका सिंगल आउटलिक करिए कि भाई उसका प्लान कैसे बनता है। उस प्लान को जब हम उस प्लान को बनाएंगे तो भाई प्लान से एलिवेशन बनेगा और उसी एलिवेशन की मदद से हम सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। अच्छा सेक्शन में आप देखिए ये पूरी डिटेल साथ में दी है। आप यहाँ पे देखिए सामने कि भाई पैरापेट वॉल लिखी हुई है 500 mm हाइट, फिर इसके बाद लिखा है 40 mm टाइल टेरेसिंग है। तो टाइल टेरेसिंग मतलब कि आज की डेट में छत को हमें रूफ़ को वाटर प्रूफ बनाना पड़ता है तो हम टाइल्स लगाते हैं वहाँ पे रूफ़ के जो मैक्सिमम सरफेस को चिकना रखते हैं जिससे पानी पूरा पास हो जाता है। इसके बाद आप देखिए कि भाई लिखा हुआ है 12 mm CC प्लास्टर है उसके बाद। तो भाई रैम डर्थ तो मतलब ये होता है कि भाई मिट्टी को भर दिया हमने। तो देखो ये एक बिल्डिंग का ऐसा प्लान है जहाँ पे आरसीसी कम से कम यूज़ हुआ है। और आरसीसी पहले आजकल बहुत कॉमन है, पहले जब मैं आरसीसी कॉमन नहीं होता था तो पहले वहाँ पे क्या करते थे कि पूरे स्लैब में नॉर्मली हम बिटुमिनस और हम एक कंक्रीट का मिक्सचर बनाते थे जिससे बिल्डिंग के अंदर जो छत है वो परवियस ना हो, मतलब कि बिल्डिंग से छत से पानी बिल्डिंग के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए आपको वहाँ पे लेयर दिख रही है। आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप वहाँ पे उसको एक आरसीसी की रॉड और कॉलम लगा के वहाँ पे आरसीसी का क्रॉस सेक्शन लगा के आप कंक्रीटिंग कर सकते हैं जो आजकल बहुत कॉमन है, ठीक है। इसके बाद जो आप देख रहे हैं आपको सेक्शन में हाइट दिख रही है 2.10, 3.00, 2.00। तो ये हाइट मतलब कि मीटर में गिवन है। मीटर में मतलब कि आपको पढ़ के आइडिया जाएगा कि 1 मीटर में 3.28 फीट होती है। तो आपको भी अपने प्लान में ऐसे ही दिखाना है, सॉरी एलिवेशन और सेक्शन में, ठीक है। इसके बाद फ्लोर में आप देखिए फ्लोर की तीनों चीज़ें नीचे दी गई हैं कि भाई फ्लोर में कितने लेयर हैं वो भी आपको दिख रहा है। भाई पहले उसकी अर्थ है, अर्थ के ऊपर हमने सीमेंट कंक्रीट भरा है, सीमेंट कंक्रीट के ऊपर हमने रेत भरी है, रेत के ऊपर डीपीसी लगाया है, डीपीसी के ऊपर हमने
टॉपिंग दी है। उसके बाद हमने डोर बनाया है। तो आप जानते हैं कि डोर की हाइट फ्लोर फिनिश से आपकी कम से कम 2.1 मीटर 6 फीट के आसपास कम से कम होनी चाहिए बिल्डिंग का जो डोर है, तो वो बनाया है हमने। टोटल बिल्डिंग की हाइट मैंने आपको बताया कि आप देखिए लिखा हुआ 4.36 मतलब कि यदि मैं इसे 3.28 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 तिया 12 13 सवा 13 फीट के आसपास आपकी बिल्डिंग की हाइट दिख रही है। तो ये भी मैंने आपको बताया कि ऐसी होनी चाहिए। तो देखिए ये एक कंप्लीट डिटेल्ड सेक्शन है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग को बनाने के लिए कैसे बनना है। तो आप एक बार इसको देखिए, इस वीडियो को पॉज करके अपने साथ एक बार ड्राइंग बनाइए, कोशिश करिए कि आप इसको कैसे बना सकते हैं उसे वैसे बनाइए, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट सेट है, प्लान एलिवेशन सेक्शन कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कैसे बिल्डिंग हम उसको कवर करते हैं, कैसे बिल्डिंग हमारी बनानी है, ठीक है बच्चों। अब हम इसके बाद इसमें बहुत सारे पार्ट हैं सेक्शन एलिवेशन में। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे वाइंड अप करते हैं और इसके बाद हम आगे थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। अटैच्ड हाउस किसको बोलते हैं? तो अटैच्ड हाउस जैसे डिटैच्ड हाउस है वैसे अटैच्ड हाउस है। बट अटैच्ड हाउस मतलब कि वहाँ पे कि भाई जहाँ पे 1 और 2 वॉल जो होती हैं बिल्डिंग की एडजॉइनिंग बिल्डिंग से कनेक्ट होती हैं और जो आसपास के क्वार्टर और जो मकान बनते हैं छोटे छोटे एरिया में, वहाँ पे अटैच्ड हाउस हम उसे कहते हैं। मतलब जैसे डिटैच्ड हाउस में आसपास की मकान से कोई दीवार अटैच नहीं है, अटैच्ड हाउस में दीवार जुड़ी हुई रहेंगी। फिर आता है फ्लैट। तो फ्लैट वो है कि भाई एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे मकान होते हैं, लेकिन उसमें कम्युनिकेशन एरिया जो है लॉबी एक साथ बनी होती है, सीढ़ी एक साथ होती है, ठीक है। तो वो कहलाते हैं फ्लैट। लिखा हुआ मैनी हाउस विथ कॉमन कम्युनिकेशन एरिया हैविंग प्लेन माउंटेन लुक, मतलब सेम एक जैसे दिखते हैं सब। वर्टिकली हाइट ज़्यादा होती है इसलिए माउंटेन लुक लिखा है, मोनोटोनियस लुक, तो एक जैसा लुक होता है जिसमें। फिर लिखा है फ्लैट कैन बी एनी नंबर ऑफ स्टोरी विथ कॉमन स्टेयरकेस, मतलब कि भाई किसी भी स्टोरी में कितने भी फ्लैट हो सकते हैं। तो ये आप देखते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में। फिर लिखा है राइजिंग कॉस्ट ऑफ लैंड, मतलब कि आप जानते हैं कि भाई धीरे धीरे ज़मीन की कीमत बढ़ रही है, तो आजकल बिल्डरों ने नया तरीका अपनाया है, एक ही जगह पे बहुत सारे मकान निकालते हैं जिससे उसकी कीमत भी कम रहती है और कस्टमर को फैसिलिटी भी ज़्यादा मिलती है। ये मेट्रो सिटीज़ का बहुत कॉमन फंक्शन है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये एक साथ प्लान सेक्शन को कैसे हमने बनाया है, ये एक उसका लुक है जो हम इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर इसके बाद देखिए मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट। तो आप जानते हैं एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारी स्टोरीज हों। तो दिखा है सिंगल रूम लिविंग अकोमोडेशन विद सर्विस एंड सर्कुलेशन एरिया ग्रुप्ड टुगेदर एट अ फ्लोर एंड असेंबल्ड इन मैनी स्टोरी, मतलब कि भाई जब हम बिल्डिंग को बनाते हैं तो एक साथ बहुत सारे फ्लोर बनाते हैं और इसमें हो सकता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक ही रूम हो, 2-4 रूम हो, अलग अलग कमरे हों। तो ये डिपेंड करता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आप कैसे बना रहे हैं। मल्टी स्टोरी का सिंपल मतलब है एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारी स्टोरीज हों। फिर देखिए अच्छा, इसमें भी 2 टाइप को बांटा गया है, गैलरी एक्सेस हाउस होते हैं और बालकनी एक्सेस हाउस। तो ये तो आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। इसके बाद ये एक बिल्डिंग का प्लान है, एलिवेशन और सेक्शन कैसे दिखता है, कैसे व्यू होता है, तो ये उसके बारे में है। आप इसको मैं आपको ये सिर्फ इसलिए शो कर रहा हूँ कि आप इसकी वीडियो में आप इसे ब्रीफ पढ़ पाएँ कि भाई देखिए फाउंडेशन उन्होंने कैसे डिफ़ाइन किया है, डोर कैसे दिखाया है, डोर कैसे कट कर रहा है, ये सारी वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको इसे हम प्रोजेक्शन सेक्शन कहते हैं जो आपको ये बताता है कि कैसे बिल्डिंग प्रोजेक्ट की गई है, बिल्डिंग कैसे होगी। तो आप देखिए उसमें सब लिखा हुआ है, आरसीसी लिंटल किसे बोलते हैं, अलमारी कैसे बनी हुई है। तो आपको ये मदद करेगा प्लानिंग एलिवेशन सेक्शन बनाने के लिए। इसके बाद कॉटेज। तो कॉटेज आप जानते हैं गाँवों में बना हुआ वो मकान जो नॉर्मली सिंपल लकड़ी और उसकी पत्तियों से बनाया जाता है, वो है, ठीक है। तो लिखा हुआ है विलेजर्स स्मॉल ड्वेलिंग विच सर्व एज अ पर्पस ऑफ रेसिडेंस। तो आप जानते हैं कि गाँव में जो लोग रहते हैं, जो स्मॉल यूनिट जहाँ पे बिल्डिंग में सिर्फ रहा जाता है और जो उसके रहने के काम आती है, हम उसे कॉटेज कहते हैं। लिखा हुआ है इट कैन बी आइसोलेटेड यूनिट। तो भाई आप जानते हैं बहुत सारे कॉटेज अलग अलग होते हैं, छोटे छोटे हट और हटमेंट आप जानते हैं। तो कॉटेज और हटमेंट में कुछ नहीं, हट बहुत छोटी होती है, कॉटेज बड़ा होता है, कॉटेज में एरिया होता है। तो हट आप जानते हैं छोटी छोटी झोपड़ियाँ जो नॉर्मली पत्तियों से लकड़ियों से मिलकर बनाई जाती है। इट इज़ अ स्मॉल मीन ऑफ हाउस रूट कंस्ट्रक्शन, जो बहुत ऐसे ही रैंडमली कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। नॉर्मली बिल्ट ऑन वुडन मेंबर, बैम्बू, रीड एंड डेट स्लीव, तो पत्तियों के नाम दिए गए हैं। मैटिंग मतलब कि पत्ते बड़े बड़े, प्लैंक मतलब कि लकड़ी के फट्टे, ठीक है। तो इनकी मदद से हम बनाते हैं हट और हटमेंट। तो आप जानते हैं झोपड़ी जैसे बनाई जाती है, ये वो है, ठीक है। तो इसके बाद ये बिल्डिंग का एक और प्लान है जिसमें तीनों चीज़ें एक साथ दी हुई हैं, हम इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। फिर ये एक 3D व्यू है बिल्डिंग का, प्लान के साथ साथ हम कैसे 3D व्यू बनाते हैं, ये वो है। इसके बाद जो आप देख रहे हैं सामने, ये भी एक उसी बिल्डिंग का एलिवेशन और सेक्शन है जहाँ पे हम ड्राइंग करेंगे बिल्डिंग की। तो बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हमें बिल्डिंग के बारे में बात करना है तो पहले प्लान एलिवेशन सेक्शन। देखो मैंने आपको ज़्यादा चीज़ें इसलिए नहीं बताई प्लान एलिवेशन सेक्शन के बाद, क्योंकि आपको पहले उस चीज़ को बनाना है।
तो पहले उस चीज़ को बनाइए, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनता है, बिल्डिंग को वाइंड अप कैसे करते हैं, कैसे एक कंप्लीट प्लान को कंप्लीट किया जाता है। थैंक यू बच्चों।